नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल के साथ। आपके सामने मौत जहां पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट आपको बताएंगे राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान लेफ्ट पार्टी के जहां तहां झंडे दिखाई दिए। बताएंगे क्या गठबंधन के संकेत मिल रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में कई सारी तस्वीरें और भी वायरल हो रही है और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार गिराने के लिए किए जा रहे थे षड्यंत्र, लेकिन पूरी तरीके से षड्यंत्र को फेल कर दिया गया है दोस्तों। बताएंगे आपको अचानक से क्यों चार्टर प्लेन मंगाया गया है दोस्तों। इसी के साथ में प्रियंका गांधी ने भी भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। साथ आपको बताएंगे बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री पर लगे रेप के आरोप को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसी के साथ में इंडिया गठबंधन के दो मुख्यमंत्रियों ने किया है ऐलान, नहीं होने देंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू। बताएंगे कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। इसी के साथ में बजट को लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है, एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरों की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की विचारधाराओं के लिए जनता का जोरदार तरीके से समर्थन आजकल दिखाई देने लगा है और जनता परिवर्तन की मांग कर रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा और लोकसभा चुनाव से जुड़ी सारी फटाफट बड़ी खबरों के लिए इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार से सीधा पश्चिम बंगाल घुसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने 19वें दिन अपनी यात्रा को पश्चिम बंगाल में जारी रखा है। इस दौरान राहुल गांधी ने सूजापुर बस स्टैंड से यात्रा का आरंभ किया है दोस्तों। इसके बाद रघुनाथगंज मुर्शिदाबाद के अंदर दोपहर का ब्रेक लेने के बाद यात्रा आगे की ओर बढ़ती चली गई। सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी शाम होते होते मुर्शिदाबाद से बरहामपुर पहुंच गए। इसके बाद यात्रा को फिर से आरंभ किया जाएगा। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी की यात्रा के दौरान जबरदस्त तरीके से जहां तहां लेफ्ट पार्टी के झंडे दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी का एक समय गढ़ रहे इस इलाके में अब लेफ्ट पार्टी काफी मजबूत है, लेकिन लेफ्ट के झंडे राहुल गांधी की यात्रा में दिखाई देना साफ तौर पर पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव के संदेश दिए जा रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन अगर राज्य के अंदर बनता है तो स्पष्ट तौर पर तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। और यही बड़ा कारण है कि तृणमूल कांग्रेस को इंडिया गठबंधन बनाने के लिए अहम भूमिका निभानी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी को मात्र 2 सीटें दी जा रही है, उस पर एक बार फिर से टीएमसी को विचार करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की यात्रा में जबरदस्त जनसैलाब देखने को मिल रहा है। साथ साथ राहुल गांधी की एक और तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इसमें राहुल गांधी अपने गाड़ी से यात्रा के लिए आगे की ओर बढ़ रहे हैं और इस दौरान राहुल गांधी को ताली देता हुआ एक बच्चा तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विश्वास लिखते हुए यानी ट्रस्ट लिखते हुए राहुल गांधी की तस्वीर जारी की है। साथ साथ दोस्तों झारखंड के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार गिराने के लिए साम दाम दंड भेद के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ खुद इस मामले को देखेंगे। हेमंत सोरेन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस पूरे मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उसको वापस ले लिया गया है। मामले को सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट तौर पर सुना जाना चाहिए। इसके बाद हेमंत सोरेन के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में आदेश दिया था कि ईडी को गिरफ्तारी से पहले लिखित रूप से गिरफ्तारी का आधार बताना चाहिए और कोर्ट को भी आश्वस्त करना होगा कि गिरफ्तारी करना क्यों जरूरी है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस कोर्ट ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 19 के प्रावधानों को सामने रखा था। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को इस तरह कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है, यह देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। देखते हैं आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेते हैं दोस्तों। साथ साथ झारखंड के अंदर सरकार बनाने से विपक्ष के लोगों को रोका जा रहा है। झारखंड के राज्यपाल से मिलने के बाद चंपई सोरेन ने कहा कि हमें सरकार बनाने के लिए बहुमत का दावा किए हुए 22 घंटे हो गया है। इसके बावजूद राज्यपाल ने कहा कि जल्द ही निर्णय लेंगे। हालांकि राज्यपाल ने अभी तक शपथ ग्रहण समारोह का समय तय नहीं किया है। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके साथ में नए नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे दोस्तों और राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा देते हुए हेमंत सोरेन ने समर्थन पत्र राज्यपाल को देते हुए कहा था कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है और चंपई सोरेन को अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन राज्यपाल ऐसा लग रहा है कि मानो तोड़फोड़ की राजनीति को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि 22 घंटे होने के बावजूद झारखंड में कोई सीएम नहीं है। और जब राज्यपाल की ओर से नियुक्ति नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इंडिया गठबंधन के 43 विधायकों का वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर राज्यपाल को भेजकर कहा कि हमारे पास बहुमत है, आप सरकार बनाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री को नियुक्त क्यों नहीं करते, शपथ ग्रहण समारोह के लिए क्यों नहीं बुलाते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 81 विधायकों वाले सदन के अंदर 41 विधायकों का समर्थन ही बहुमत होता है। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से 43 विधायकों का समर्थन के बावजूद चंपई सोरेन जी को सरकार बनाने का न्योता न देना साफ तौर पर संविधान की अवमानना और जनमत को नकारना है। महामहिमों के द्वारा भारत के लोकतंत्र के ताबूत में एक एक करके कीलें ठोकी जा रही है। दरअसल दोस्तों देश के गवर्नर को जब नियुक्त किया जाता है तो संविधान उम्मीद करता है कि वो व्यक्ति संवैधानिक पद पर जा रहा है तो एक पार्टी के विचारधारा से मुक्त होकर काम करेगा, सरकार के एजेंट के रूप में काम करेगा, ना किसी राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में काम किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आजकल एक पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर रवैया दिखा रहे हैं दोस्तों, स्पष्ट तौर पर भारत के संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों के विपरीत कार्य किए जा रहे हैं, जो पूरी तरीके से राज्यपालों की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि राज्यपाल जानबूझकर झारखंड के मुख्यमंत्री को नियुक्त नहीं कर रहे हैं और एक तरीके से तोड़फोड़ की राजनीति को प्रमोट किया जा रहा है जिसकी कड़ी आलोचना की जानी चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी वीडियो जारी किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मामले पर चिंता जाहिर की है। प्रशांत टंडन बोले, कहा चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री नियुक्त न करके गवर्नर संवैधानिक संकट पैदा कर रहे हैं, मंशा ठीक नहीं लग रही है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और इसके बाद जब महागठबंधन इंडिया गठबंधन को समझ में आ गया कि
कोई ना कोई हरकतें करने की कोशिश की जा रही है। राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार गिराने के प्रयास किए जा रहे हैं और एक तरीके से तोड़फोड़ की राजनीति को प्रमोट किया जा रहा है। उसके बाद झारखंड में महागठबंधन ने फैसला लिया और रातों रात अपने सारे विधायकों में से 38 विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। 2 चार्टर प्लेन में इन लोगों को विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी चिंता यह है कि साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके विधायकों को प्रभावित किया जा सकता है और राज्य में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की कोशिशों को भंग किया जा सकता है। और यही बड़ा कारण है कि गवर्नर से कहा जा रहा है कि आप नियुक्ति क्यों नहीं कर रहे, जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, वरिष्ठ लेखक विनोद कापड़ी की ओर से भी निशाना साधते हुए कहा गया कि हेलो राज्यपाल जी, 17 घंटे हो गए, झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है याद रहे, देश सब देख रहा है, इतिहास में सब कुछ दर्ज हो रहा है। प्रियंका गांधी बोली, कहा बिहार में गठबंधन सरकार के इस्तीफे के तुरंत बाद राज्यपाल ने नई सरकार बनाने का न्योता भेज दिया, लेकिन झारखंड में दावा पेश करने के एक दिन के बाद भी सरकार बनाने का न्योता नहीं भेजा गया है। पहले ईडी लगाकर मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। अब खबर यह है कि नई सरकार का गठन रोककर विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। पहले बिहार, फिर चंडीगढ़ और अब झारखंड के अंदर भाजपा हर राज्य में धनादेश के दम पर जनादेश को कुचलने की कोशिश कर रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि गोदी मीडिया तो सवाल नहीं पूछ रही, लेकिन लोकतंत्र पर खतरा स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गुरुवार को अंतरिम बजट 2024 पेश किया। यह निर्मला सीतारमन का छठा केंद्रीय बजट था। पूर्ण बजट चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली नई सरकार पेश करेगी। भारत के अंतिम बजट के आंकड़ों के अनुसार मालदीव के लिए 2023-24 के अंदर संशोधित बजट में 770 करोड़ रुपए दिए गए, जो तय बजट से लगभग 2 गुना है। यानी इसी तरीके से भारत सरकार अगले साल के लिए मालदीव में 600 करोड़ रुपए देने जा रही है। दोस्तों, इस तरीके से बार बार मालदीव को करोड़ों रुपए दिए जाने पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कई सारे गोदी मीडिया के पत्रकार और एक पार्टी के समर्थक कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के कारण मालदीव की इकोनॉमी पूरी तरीके से भट्टी बैठ गई है, पूरी तरीके से खराब स्थिति में पहुंच गई है। लेकिन भारत सरकार ने इस बार फिर से मालदीव के लिए 600 करोड़ का बजट रखा है, जो स्पष्ट तौर पर संदेश दे रहा है कि गवर्नमेंट के स्तर पर स्थिति पूरी तरीके से नॉर्मल है। लेकिन एक भ्रम फैलाने के लिए ऐसी हरकतें की जा रही है। खासकर एक पार्टी के समर्थक कह रहे हैं कि मालदीव की इकोनॉमी प्रधानमंत्री ने गिरा दी है ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। साथ साथ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराना मेरी जिम्मेदारी है, यानी खुद पार्टी को आगे की ओर लीड करते दिखाई दे रहे हैं शिवपाल यादव। साथ आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत मिली है। शिष्या से दुष्कर्म मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। 14 साल पहले शाहजहांपुर के मुमुक्षु आश्रम में दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। इस मामले में चिन्मयानंद को हाई कोर्ट से स्टे मिला था। 14 साल पुराने मामले को लेकर आ रही इस खबर पर कई सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। शासन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बीते दिन ऐलान किया है कि तमिलनाडु कभी भी नागरिकता संशोधन कानून को लागू नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों और श्रीलंकाई तमिलों के खिलाफ है, इसीलिए इसे लागू नहीं किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर के उस बयान में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है, जिसमें दावा किया गया था कि 1 हफ्ते के भीतर ही सीएए लागू किया जाएगा। 1 हफ्ते पहले पश्चिम बंगाल के अंदर भी इस तरीके से ममता बनर्जी ने कहा था कि यहां पर इसे लागू नहीं करने दिया जाएगा। और इंडिया गठबंधन के एक और मुख्यमंत्री ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को उनके राज्य में नहीं लागू करने का ऐलान किया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ शत्रुघ्न सिन्हा बोले, कहा यह बजट इस सरकार का आखिरी बजट होने जा रहा है। आप लोग इस बात का समर्थन करते हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बजट पर जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर का बयान, कहा आज संसद में पेश किया गया था बजट मोदी सरकार का आखिरी बजट है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 15 साल के मेरे सांसद के तौर पर काम करने के दौरान मैंने छोटा भाषण इससे ज्यादा नहीं सुना, यानी सबसे छोटा भाषण बीते दिन बजट पर दिया गया। सरकार के पास अर्थव्यवस्था सुधारने का कोई ठोस योजना दिखाई नहीं देता है। इसी के साथ में अखिलेश यादव बोले, कहा यह बीजेपी के विदाई वाला बजट है। कमलनाथ ने कहा कि अंतरिम बजट खजूर के पेड़ जैसा है, जिससे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है तो वो बजट व्यर्थ ही है। भाजपा सरकार ने जन विरोधी बजटों का एक दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है, जो फिर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है। यह भाजपा की विदाई का बजट है। इसी के साथ में कमलनाथ ने कहा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। मोदी सरकार के आज के पेश किए गए अंतरिम बजट की स्थिति कुछ इसी प्रकार है। हमें आशा थी कि चुनाव से पूर्व इस बजट में वित्त मंत्री बताएंगे कि प्रधानमंत्री जो हर साल 2 करोड़ रोजगार की बातें किया करते थे, उन वादों का क्या हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया है। पूरे मामले पर केवल गुमराह करने की कोशिश की गई है। साथ साथ चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली के आरोप का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। इंडिया गठबंधन के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके चुनाव नतीजों पर रोक लगाने की मांग की है। इससे पहले बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में मेयर चुनावों के नतीजों पर रोक लगाने की मांग पर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया था। बुधवार को पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार के द्वारा दायर किए गए याचिका पर नोटिस जारी करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ नगर निगम से जवाब मांगा है और प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। याचिका में पीठासीन अधिकारी पर मतगणना प्रक्रिया में धांधली और धोखाधड़ी और जालसाजी करने का आरोप लगाया गया है। हाईकोर्ट ने मेयर पद के लिए एक दिन पहले हुए चुनाव परिणामों पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया था। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रह चुके स्वामी चिन्मयानंद के रेप केस में बरी होने पर जानकारी
देते हुए बताया गया है कि उन पर उनके कॉलेज की लॉ स्टूडेंट ने आरोप लगाए थे और उनके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आए थे, कई लोगों ने देखा था। इसके बाद चिन्मयानंद फरार हो गए, कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। कुछ वक्त के बाद पीड़िता अपने बयान से मुकर गई और कहा गया कि उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद चिन्मयानंद प्रकट हो गए। 2011 के रेप केस में 2024 में फैसला आया। माननीयों के मामले में न्याय की यह रफ्तार उनके हनक को दिखाता है। कई बार तो लगता है कि जज साहब संविधान से बंधे हुए हैं, वरना केस सुनने से पहले ही बरी कर चुके होते। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके के मामले पर कई तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ मोदी सरकार के बजट को हिस्टोरिक बताते हुए एक बार फिर से भाजपा के नेता प्रकट हुए। 2017 से लेकर अब तक सारे बजट को बीजेपी के लोग हिस्टोरिक बताते आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी का कौन सा ऐसा बजट है जो हिस्टोरिक नहीं रहा है। केवल भाजपा के बजट से 2 करोड़ नौकरियां हर साल प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, जो वादा प्रधानमंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने किया था। काला धन खत्म नहीं हो पा रहा है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो पा रहा, देश में एजुकेशन की स्थिति नहीं सुधर पा रही है। बाकी बजट तो हिस्टोरिक बनाया जा रहा है, ऐतिहासिक बनाया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की ऐतिहासिक बजट का तो पता नहीं, लेकिन रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, तो बजट को फेल ही कहा जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ वित्त मंत्री के बजट के भाषण के दौरान जिन शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के नेत्री सुप्रिया श्रीनेट ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि पूरे बजट भाषण में 2 शब्द मिसिंग चल रहे थे, एक था जॉब और दूसरा था एम्प्लॉयमेंट। प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल 42 बार किया गया, टैक्स शब्द का इस्तेमाल 42 बार किया गया, पॉलिसी शब्द का इस्तेमाल 35 बार किया गया, गवर्नेंस शब्द का इस्तेमाल 26 बार किया गया, भारत शब्द का इस्तेमाल 24 बार किया गया, 16 बार स्कीम शब्द का इस्तेमाल किया गया। ऐसे ही फार्मर, अपॉर्चुनिटी, इकोनॉमी, रिफॉर्म, वुमेन, जीएसटी, ग्रोथ, स्टेट, वैक्सीन, एयरपोर्ट, ट्रिपल आईटी, आत्मनिर्भर भारत, फिश इन्फ्लेशन, इन शब्दों के इस्तेमाल किए गए, लेकिन 2 ही शब्द मिस चल रहे थे। एक था जॉब और दूसरा था एम्प्लॉयमेंट, जो सबसे बेसिक शब्द है जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। कम से कम बताना चाहिए था कि मोदी सरकार के पास जॉब और एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या योजनाएं हैं। साथ साथ राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है। इसमें पश्चिम बंगाल के अंदर राहुल गांधी उनकी सुरक्षा में लगे सीआरपीएफ के जवानों के साथ अपना खाना शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ में दोस्तों भारत के करप्शन को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। बताया गया है कि पहले 2019 के अंदर भारत का 80 नंबर हुआ करता था करप्शन में, जो अब बढ़ गया है 93 नंबर। भारत की स्थिति और ज्यादा करप्शन में खराब हो चुकी है। इस पूरे मामले पर लोगों ने कहा कि हमें लगा कि डिजिटलाइजेशन यानी ऑनलाइन चीजें होने के कारण करप्शन कम हो जाएगा, लेकिन ये करप्शन तो बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने नोटबंदी करने से पहले दावा किया था कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तब ये रिपोर्ट में क्यों भारत के अंदर भ्रष्टाचार की स्थिति को और खराब बताया जा रहा है। धीरे धीरे स्थिति और ज्यादा बेकार होती जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि सरकार के लोगों को जवाब देना चाहिए। साथ साथ लोगों ने सवाल पूछा, कहा मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ के द्वारा चुनावी बॉन्ड पर फैसला सुरक्षित रखे जाने के 3 महीने के बाद भी नहीं पता चला कि आखिर फैसला क्या लिया गया है। क्या 2024 मई का इंतजार किया जा रहा है, क्या लोकसभा चुनाव का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर संवैधानिक पीठ सवाल का जवाब देगा और अपना फैसला सुनाएगा। अपने आप में ये बड़े सवाल है दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताइए, क्योंकि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई फैसला कोर्ट की ओर से आता है, इसे इलीगल करार दे दिया जाता है, तो 2024 के चुनाव पर भारी असर पड़ेगा। क्योंकि जिन पार्टियों को दबा के इलेक्टोरल बॉन्ड मिल रहे हैं, जिनके कारण वो लोग पैसा पानी की तरह बहाकर वोट इकट्ठा करते हैं, शायद उन पर लगाम लग जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछा जा रहा है कि इसमें और समय क्यों लग रहा है, क्यों कोर्ट अभी तक जवाब नहीं दे रही है। फैसला सुरक्षित रखा गया था। रवीश कुमार ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल पॉइंट की बात कही गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद क्या आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करने की तैयारी चल रही है। न्यूज आर्टिकलों में दावा किया जा रहा है कि अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री और केरल के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को टारगेट किया जा सकता है। ईडी के कार्रवाई के तहत निशाने पर लिया जा सकता है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने बीते दिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने केंद्र के द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ कानून अधिकारी यानी अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमन और सॉलिसिटर जनरल एसडी तुषार मेहता और अपीलकर्ता की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन, कपिल सिब्बल और अन्य की मौखिक दलीलों की सुनवाई की है। इसके बाद मामले को सुरक्षित रख लिया गया है। देखते कोर्ट की ओर से क्या आदेश आता है। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जा को बरकरार रखा जाएगा या फिर केंद्र सरकार की बातों को माना जाएगा। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। साथ साथ नोएडा प्राधिकरण के बाहर 2 फरवरी और ग्रेनो प्राधिकरण के बाहर 7 फरवरी को महापंचायत बुलाने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर पिछले कई सप्ताह से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों की वार्ता अथॉरिटी के अधिकारियों और पुलिस से असफल होने के बाद फैसला लिया गया है कि 7 फरवरी को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर महापंचायत की जाएगी, जिसमें 105 गांव के लोग शामिल होंगे। 2 फरवरी यानी आज नोएडा अथॉरिटी के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर किसानों की समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा या फिर मुद्दे को और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। जो भी खबर आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति मिल गई, जिसके बाद तहखाने में मूर्ति रखकर पूजा की गई है दोस्तों। दूसरी ओर व्यास जी के तहखाने में पूजा के अधिकार के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है। निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है। देखते हैं फैसले पर क्या जानकारी सामने आती है। साथ साथ बजट से पहले देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का मुंह मीठा कराया, ताकि वो कोई शुभ काम करने जा रही है जो अच्छा होना चाहिए। इस तरीके से परंपरा भी है, तो इसकी तस्वीरें शेयर की जा रही है दोस्तों। लोग दावा कर रहे हैं कि
यही तो वुमेन एम्पावरमेंट है देश के अंदर। इसके बाद लोगों ने जवाब देते हुए साक्षी मलिक का प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तस्वीर दिखाई है जिसमें साक्षी मलिक ने संन्यास लेने का ऐलान किया था। कहा था उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है तो अब खेल का कोई मतलब नहीं है। संन्यास लेते हुए उन्होंने अपने स्पोर्ट वाले जूते जमा करा दिए थे और रोती हुई दिखाई दे रही थी। इस तस्वीर को शेयर करते लोगों ने कहा कि ये लोग मुंह मीठा कराने वाली तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि भाजपा सरकार के दौरान महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को छुपाया जाए। साक्षी मलिक की तस्वीर शेयर की गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ प्रियंका गांधी बोली, कहा नोटबंदी से पेटीएम जैसी कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ। विज्ञापनों के अनुसार इसमें सरकार भी मदद में शामिल रही। जब इस कंपनी के ऊंचे दाम पर शेयर लॉन्च किए गए तब आम मिडिल क्लास हिंदुस्तानी ने शेयर में खूब पैसे लगा दिए। कल अचानक वित्तीय अनियमितता को लेकर आरबीआई ने इस कंपनी के कामकाज पर रोक लगा दिया है। लॉन्चिंग रेट से अब तक पेटीएम के शेयर 75% के घाटे पर गिर चुके हैं। खबरों के अनुसार 18,000 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। ये उन लाखों ईमानदार, हजारों ईमानदार हिंदुस्तानियों की कमाई के पैसे डूबे हैं जिनका इस कंपनी में शेयर लगा हुआ था, जिन्होंने शेयर खरीदे हुए थे। मोदी जी के राज में देश की सारी संस्थानें नष्ट की जा रही है। अगर सेबी और आरबीआई स्वतंत्र होते तो आम भारतीयों का ये पैसा डूबने से बच जाता। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। दोस्तों साथ साथ एक दावा किया गया है कि महेंद्र सिंह धोनी ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों से दूरी बना रखी है। यही बड़ा कारण है कि अब उन्हें परेशान किया जा रहा है। मालदीव लक्षद्वीप विवाद से लेकर किसान कानून, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को झटका दिया था महेंद्र सिंह धोनी ने। यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम के कारण अब राम मंदिर उद्घाटन में भाग लेने से भी उन्होंने मना कर दिया था। अब ईडी ने चेन्नई सुपर किंग के मालिक कंपनी इंडिया सीमेंट पर छापेमारी की है। इस पूरे मामले को महेंद्र सिंह धोनी से जोड़कर लोगों ने सवाल खड़े किए। आप लोग अपनी राय जुल्ली को बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के सम्मान महंगाई भत्ता नहीं मिल पा रहा है। इस पर तंज कसते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार का एक बार फिर से कर्मचारी विरोधी रवैया सबके सामने आ गया है। जल्द से जल्द कर्मचारियों को राहत मिलनी चाहिए। साथ साथ दोस्तों आदिवासी विरोधी मानसिकता का उदाहरण है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं पर तेलंगाना के अंदर केसीआर ने विधायक पद की शपथ ले ली है। 1 फरवरी को उन्होंने शपथ लिया है। पिछले साल दिसंबर में फ्रैक्चर होने के कारण कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। इसके बाद स्वस्थ होने के बाद वो वापस लौटे हैं। फिर से सक्रिय राजनीति में दिखाई देंगे। आने वाले दिनों के अंदर देखते हैं केसीआर की पार्टी किस तरह के कदम उठाती है। क्या लोकसभा का चुनाव केसीआर की पार्टी बीआरएस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी या अकेले मैदान में उतरेगी? जो भी खबर आती रहेगी दोस्तों आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ यूपी में कम से कम 18 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। गठबंधन हुआ तो कई सारी सीटें उनके पक्ष में आने की जानकारी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में ठंड में भी पारा चढ़ा हुआ है क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर जबरदस्त चर्चाएं चल रही है। कांग्रेस पार्टी भले ही देश में बड़ी पार्टी हो लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन की शुरुआत में कह दिया था कि वो सीट बांटेंगे ना कि सीट लेंगे। इस बात को चरितार्थ करते हुए 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। इसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने भी शुक्रिया अदा किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 18 सीटों को लेकर तैयारियां कर रही है। इसके लिए अलग अलग पार्टी के विधायकों को, नेताओं को, सांसदों को जोड़ा जा रहा है ताकि पार्टी अपना विस्तार कर सके और एक बड़ा मैसेज गठबंधन साथियों को दे सके और उसके बाद ज्यादा सीटों की डिमांड कर सके। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने जानकारी दी है मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर लाखों युवाओं के सपनों को रौंदा है। इस योजना के कारण देश के 1.5 लाख युवाओं को सेना में चयनित होने के बाद भी भर्ती नहीं दी गई है। यह युवाओं के साथ अन्याय है। उनकी मेहनत, लगन और भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस पार्टी के एक्स सर्विसमैन विभाग के चेयरमैन रोहित चौधरी कर्नल उनके नेतृत्व में जंतर मंतर पर मोदी सरकार की तानाशाही का जोरदार विरोध किया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों इसी के साथ में ममता बनर्जी की टिप्पणी, कहा सभी को डरा धमकाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। अगर मुझे भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है तो मैं किसी भी तरह से इससे बाहर आ जाऊंगी। ध्यान रखें कि चुनाव जीतने के लिए सभी को जेल भेजा जा रहा है। ममता बनर्जी की इन बातों पर आप अपनी राय जरूर लिखकर आएगा। दोस्तों और कांग्रेस पार्टी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंच गए हैं। 19 फरवरी को आयोजित श्री कालिक धाम में शिलान्यास समारोह के लिए प्रधानमंत्री को बुलाने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद जिस तरीके की टिप्पणियां कर रहे थे उससे लग रहा था कि आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से टिकट की अपील करेंगे। आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा भी जाए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर आएगा। साथ साथ मुंबई के अंदर विधायक रोहित पवार से ईडी ने की पूछताछ। इस मौके पर एनसीपी पार्टी के कार्यकर्ता कार्यालय के सामने आकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। कार्यकर्ताओं ने फैसला किया है कि जब तक ईडी रोहित पवार से पूछताछ करेगी तब तक एनसीपी के प्रदेश कार्यालय से नहीं हटेंगे। बारामती एग्रो कंपनी मामले में विधायक रोहित पवार से ईडी दफ्तर में दूसरी बार पूछताछ की गई है। लगातार पूछताछ की जा रही है। 24 जनवरी को रोहित पवार से पूछताछ के दौरान शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले समर्थन के लिए पार्टी कार्यालय में मौजूद थे। आज केंद्रीय बजट के चलते शरद पवार और सुप्रिया सुले भी दिल्ली में थी। इस वजह से पार्टी के अन्य कार्यकर्ता एनसीपी के दफ्तर में मौजूद रहे। दोस्तों साथ साथ चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। पवन बंसल बोले, कहा बीजेपी की हरकतें गुंडागर्दी जैसी है और गुंडागर्दी वाले शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो भी छोटा रहेगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइए क्योंकि जिस तरीके से चंडीगढ़ में हरकतें की गई है इस पर जितनी ज्यादा कठोर आलोचना की जानी चाहिए उतना कम होगा। साथ साथ दोस्तों इंस्टाग्राम सेंसेशन कुमारी आंटी के फूड स्टॉल पर पुलिस ने एक्शन लिया तो मसीहा बनकर आए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और इसके बाद उन्होंने प्रशासन से अपील की कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। आपको बता दें कि सोशल मीडिया सेंसेशन इस महिला का फूड स्टॉल पुलिस ने बंद करा दिया था। वो लोगों के बीच कुमारी आंटी
आंटी के नाम से फेमस है। कुमारी आंटी हैदराबाद में चावल और चिकन मटन की दुकान चलाती हैं। वो पिछले 2 महीने में वायरल हो गई और लोग बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा होने लगे, जिसकी वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम होने लगा। इसी वजह से पुलिस ने उनका फूड स्टॉल बंद करा दिया, जबकि आसपास वाली दुकान के खिलाफ ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर मामला पहुंचा तो कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मामले पर संज्ञान लिया और पुलिस प्रशासन बनाए रखने की अपील की गई है। अगर आप भी मानते दोस्तों कि सही कदम उठाया गया है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।